अब जो मिसाइलें जा रही हैं ईरान की, किसी भी मिसाइल के अंदर 1 टन से कम का वॉरहेड यूज नहीं करेगा ईरान। चल रहा था, अभी भी जो स्टॉक पाइल चल रहा है वो अभी पुराना स्टॉक पाइल है जो ये निकाल लें। और ऐसी मिसाइल्स हैं जो ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई है, वो अभी दिखाएगा ईरान। अब आयरन डोम जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, उसके अंदर जान ही नहीं रही है। इतनी बमबारी की है इसराइल के ऊपर, इतने जगह मारा है। ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि इनकी जो अंडरग्राउंड मिसाइल के बेसिस बने हुए हैं उनके साथ जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो या तो रेगिस्तान के नीचे छुपे हुए हैं या तो पहाड़ों के अंदर छुपे हुए हैं। और अगर ईरान ने माइंस बिछा दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, तो आपको पता है कि फिर माइंस के साथ क्या डिस्ट्रक्शन होगी। अमेरिका के लिए इस वक्त सीरियस डिलेमा है। 4 थार्ड इंटरसेप्टर्स की जो सिस्टम्स हैं वो जॉर्डन के अंदर, यूएई के अंदर और डिफरेंट इलाकों के अंदर जो है वो ईरान ने खत्म कर दी है। तो उनके पास सरवाइव करने की एबिलिटी जो है ना वो बहुत कम हो रही है। तो हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन यूज करे इसराइल। वेलकम सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद जॉन हुसैन। इनका अपना फेसबुक पेज है मोहम्मद जॉन हुसैन ऑफिशियल और यूट्यूब जॉन हुसैन ऑफिशियल के नाम से भी एग्जिस्ट करता है। आप उन्हें फॉलो करें और इनके तज़किए आप वहां भी सुन सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे जॉन भाई कि डेली की बुनियाद पर ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक टेंशन की सूरत हाल है, हम ईरान में जो चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं वो हमारे नाजरीन के साथ कोलैब करके रखें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या इस वक्त चल रहा है ईरान में और सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि वेस्टर्न मीडिया, ईस्टर्न मीडिया, बहुत सी खबरें, तस्दीक शुदा खबरें नहीं आ रही। इस वक्त हकीकत क्या है सर? बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई मुझे बुलाने के लिए, और थैंक यू फॉर द शाउट आउट। देखें, असल जो सिचुएशन है वो तो बरअक्स उसके वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एयर डिफेंस भी खत्म हो गया, यहाँ पे नेवी भी खत्म हो गई, फिर भी मिसाइलें भी जा रही हैं। और मैं अपने व्हाट्सएप पेज पे भी इसके प्रूफ के साथ, फैक्ट के साथ लगाता रहता हूँ सारी वीडियोस, कि यहाँ से ना सिर्फ वेव्स गई हैं, 35 वेव्स कंप्लीट हुई हैं, बल्कि आज का जो ईरान की तरफ से भी जाने वाली वेव्स थी वो शदीद एक बहुत बड़ा हमला था, जिसके अंदर कहा है कमांडर्स ने कि अब जो मिसाइलें जा रही हैं ईरान की, किसी भी मिसाइल के अंदर 1 टन से कम का वॉरहेड यूज नहीं करेगा ईरान। तो वहां पे आप तो देख रहे हैं इसराइल के अंदर कोई खबरें नहीं आ रही। उन्होंने अपने, यहाँ ईरान ने अपने दुश्मनों को बुलाया हुआ है, सीएनएन को बुलाया हुआ है कवर करने के लिए, और वहां इसराइल जो है वो अपने दोस्तों को वीडियोस बनाने की इजाजत नहीं दे रहा। तो सख्त सेंसरशिप के बावजूद वीडियोस कुछ सामने भी आई हैं और ईरान की तरफ से हमले भी जारी हैं, बावजूद इनके क्लेम्स के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवी भी खत्म कर दी। तो पहली बात तो ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आई नहीं, ईरान तो कह रहा है कि आप आए बिस्मिल्लाह करें। और दूसरा, यहाँ आपको पता है कि एक कतरा तेल का भी जो है वो ईरान की मर्जी के बगैर नहीं गया आगे। तो घबराए हुए जी, वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ पीस करना चाहता है ईरान, हमारे साथ निगोशिएट करना चाहता है। लेकिन यहाँ से जो हमें खबरें आई हैं और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही उलट है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त सिचुएशन तो ये है, ईरान रिटेलिएशन कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान की नेवी सर खत्म कर दी गई है। ईरान की एयरफोर्स है ही नहीं। ईरान के इत्तेहादी जो है वो कहां पर हैं? देखिए, ईरान की नेवी खत्म कर दी गई होती तो ले आए ना। मैं तो कह रहा हूँ इनको, ईरान भी कह रहा है कि लेके आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, जो भी ये कह रहे हैं। क्यों बंद हुआ हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सवाल ये ईरान भी यही पूछ रहा है। और एयरफोर्स अगर खत्म हो गई, एयर डिफेंस खत्म हो गए, तो हम पूरा दिन वकार में इंटरसेप्शंस देखते हैं। और मैं दिखाता भी हूँ, ये इंटरसेप्शंस होती हैं लाइव मेरे सामने। यूएस कोई खुदा नहीं है कि उसकी मिसाइलें जो हैं वो कहीं एलियन टेक्नोलॉजी से बनी हुई हों। वो वही मिसाइलें जो इंटरसेप्टर्स जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। जहाज भी इनके ईरान ने गिराए हैं। और मसला ये है वकार भाई के, जाहिर सी बात है, हमारी आवाम बेचारी नादान है, वो अमेरिका की सोर्सेज पे ज्यादा यकीन करती है, उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करती है। ईरान से जो स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं या कवरेज हो रही होती है उसको अनफॉर्चुनेटली ज्यादा हीट नहीं दी जाती। जबकि मी बीइंग अ जर्नलिस्ट यार, मेरी जिम्मेदारी कोई जज्बात दिखाना नहीं है। मैं फैक्ट्स दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हो रहा है वो भी बताता हूँ कि तेहरान के अंदर बमबारी, शदीद बमबारी कल भी अमेरिका ने की, बिल्कुल नो डाउट। जो लोग रैलीज में निकले थे जो सपोर्ट देने के लिए आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई को, आप मुझे बताएं, इनकलाब, मैदान इनकलाब की वीडियोस आपके सामने होंगी कि आवाजें आ रही हैं धमाकों की। बराबर में रैली पॉइंट्स के बराबर में मारने का, बमबारी करने का क्या मकसद है? यही मकसद है ना कि वो लोगों को डिमोरलाइज करें कि आप बाहर नहीं निकले सपोर्ट में। और अब जो ये टारगेटिंग कर रहे हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो मैं बताता हुआ आ रहा हूं कि कितनी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्क्यू टीम्स, मेट्रो स्टेशन, फायर डिपोज, कितनी जगहों पे इन्होंने बमबारी की है, डबल टैप स्ट्राइक्स की हैं। लेकिन उसके बावजूद आवाम भी बाहर निकल रही है और यहां से अटैक्स भी हो रहे हैं। और ऐसे बेसिस हैं जहां पे ये हमले करते हैं, रोजाना की बुनियाद पे मिसाइल्स मारते हैं, लेकिन उन्हीं बेसिस में से फिर ईरान की मिसाइलें जो है वो निकल के उनकी तरफ जारी होती हैं। तो बिल्कुल ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है ईरान में, अगर ऐसा होता तो ट्रम्प क्या कह रहा होता कि ईरान मुझसे बात करना चाहता है और मुश्तबा खामनाई को नहीं लेके आओ, तो वो मुश्तबा खामनाई को भी लेके आ गए। तो ये सारा वॉर के टाइम पे थोड़ी सी रेटरिक दिखाई जाती है, लेकिन ईरान ने बड़े कॉन्फिडेंटली कह दिया है कि जंग शुरू तो आपने की है, लेकिन खत्म हम करेंगे, हमारे टर्म्स पे होगी। सर, मैं इसी चीज पर बात करना चाह रहा हूँ। ये जो आपने कहा कि ईरान के पास क्या क्या है और क्या नहीं है, हाँ, जो
सामने आ रहा है, वो नजर तो ये आ रहा है कि ईरान के पास कुछ भी नहीं है। कुछ मिसाइल हैं ईरान के पास, क्या क्या है और किस हद तक है, और ये जंग कितना अरसा चल सकती है, अगर सिर्फ हम रिसोर्सेज की बात करें तो। देखिए ऑब्जेक्टिवली अगर देखें, ईरान के पास ना सिर्फ एडवांस ड्रोन्स हैं जो यूएस ने खुद उनको रिवर्स इंजीनियर करके, उनका जो स्कॉर्पियो स्ट्राइक ग्रुप है उसके अंदर जो ड्रोन यूज होते हैं वो ईरान से रिवर्स इंजीनियर करके बनाए हैं, बल्कि ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स भी हैं, हदीद 110 फॉर एग्जांपल, जो इम्पेनेट्रेबल हैं, जिनको नहीं कर सकते इंटरसेप्ट। वो वाली मिसाइल्स ईरान के पास हैं। वो जो स्टॉक पाइल आपने देखा वो तो 2012 का स्टॉक पाइल चल रहा था, अभी भी जो स्टॉक पाइल चल रहा है वो अभी पुराना स्टॉक पाइल है जो ये निकाल लें। लेकिन उस स्टॉक पाइल में भी वो मिसाइल्स हैं ईरान की जो विदाउट इंटरसेप्शन वो टारगेट करती हैं इलाकों के ऊपर, और एक मिसाइल 80 जगहों को टारगेट करती है। वो कैसे 80 जगहों को टारगेट करती है? वो ऐसे 80 जगहों को टारगेट करती है कि फॉर एग्जाम्पल खुर्रमशहर 4 की अगर एग्जाम्पल लें, जो मार्क 16 की स्पीड यानी 5.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे चलती है, वो जब जाती है आगे रेडार्स को पास करती हुई, उसकी इतनी स्पीड होती है कि वो रेडार्स इंटरसेप्ट नहीं कर सकते उसको। और जब वो इम्पैक्ट से पहले अपने आप को वॉरहेड को ओपन करती है, क्योंकि वॉरहेड के अंदर छोटे छोटे जो क्लस्टर्स हैं वो लगे हुए होते हैं, 80 क्लस्टर्स होते हैं एक खुर्रमशहर मिसाइल के अंदर, जो एक साथ 80 जगहों पर टारगेट करते हैं। तो अब ये देखें कि ये खुर्रमशहर 4 मैं आपको बता रहा हूं, ये भी इनकी नई मिसाइलें नहीं है। नई मिसाइल्स इनकी और भी हैं जो इन्होंने नहीं दिखाई हैं। अभी जो मिसाइल्स और आनी हैं जो पुरानी मिसाइल्स हैं लेकिन बहरहाल नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो है सिज्जील का नया वेरिएशन, खुर्रमशहर 4, फतह 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक ग्लाइडर मिसाइल्स, जिनके अंदर डुअल इंजन लगा हुआ होता है, मतलब आगे एक इंजन लगा होता है और पीछे एक इंजन लगा होता है, जो मनूवर भी कर सकते हैं आप एंड मौके पे जाके। और ऐसी मिसाइल्स हैं जो ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई है, वो अभी दिखाएगा ईरान। तो स्ट्रेटेजिकली ये प्ले कर रहे हैं। अभी तक आपको पता है ईरान कहता है कि हमने आयरन डोम को खत्म कर दिया है, अब आयरन डोम जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, उसके अंदर जान ही नहीं रही है। इतनी बमबारी की है इसराइल के ऊपर, इतने जगह मारा है, वहां से लोगों को पकड़ पकड़ के जो है वो इसराइली जेलों में डाल रहे हैं कि वीडियोस क्यों बना रहे हो। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप इतनी है कि इंडियन जर्नलिस्ट जो अभी बाहर आया था कुछ दिनों पहले, आपने वीडियो देखी होगी, वो कह रहा है कि बंकर तक में लाशें पड़ी हुई हैं। तो ये जो दिखाया जाता है कि ईरान कितना खेद सकता है, इस पे अगर हम लोग बात करें तो ईरान के पास मिसिल्स की अगर बात करें, स्टॉक पाइल्स की कमी नहीं है। हाँ, लॉन्चर्स को बिल्कुल यूएस टारगेट करता है और डैमेज भी करता है किसी हद तक, जो मोबाइल लॉन्चर्स हैं उनके उनके ऊपर। लेकिन ईरान प्राइमरीली मोबाइल लॉन्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि इनकी जो अंडरग्राउंड मिसाइल की बेसिस बने हुए हैं उनके साथ जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, उनके ऊपर जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो या तो रेगिस्तान के नीचे छुपे हुए हैं या तो पहाड़ों के अंदर छुपे हुए हैं, उनके थ्रू ये ड्रोन्स और रॉकेट्स जो है, मिसाइल्स जो है वो फायर करते हैं। और मैं बता दूं कि जितना एस्टिमेशन लगाया जाता है ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन के बारे में, वो दुनिया तो कहती है 100 जो है मिसाइल्स वो महीने की बनाते हैं, लेकिन मैं अगर आपको वो नंबर बताऊं जो मुझे सुनने में आता है तो शायद कोई यकीन ना करे, लोग मुझ पे हंसे, इसलिए वो मैं नंबर बताता भी नहीं हूं। लेकिन वक्त बता देगा कि मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है। बहरहाल लॉन्चर्स को जितना भी वो करना चाहें, फिर भी ईरान अपने जो अंडरग्राउंड लॉन्चिंग पैड्स हैं उनके थ्रू अटैक्स कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अगर बात करें वकार भाई, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान एक ऐसी, उसकी नेवी की जो प्रिपरेशन है और जो बनाया है नेवी को ईरान ने अपनी रेवोल्यूशन के बाद, वो बनाया ही इस आइडियोलॉजी पे है कि एक दिन ऐसा आएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के साथ इनको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एंगेज करना होगा। अब आप इसमें देखें कि ना सिर्फ इनके पास हैदर बोट्स हैं जो फास्ट अटैक बोट्स हैं, जिनकी स्पीड सबसे ज्यादा है दुनिया में, अटैकिंग बोट में 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो बोट्स चलती हैं, फास्ट अटैक बोट्स। वो टॉर्पीडोज यूज करते हैं, गन्स यूज करते हैं जो लेस्ड होती हैं। फिर इनके पास बोट्स भी हैं जो डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी ह्यूमन, मतलब इंसान का उसमें जरूरत नहीं है, वो जाती हैं और वो स्ट्राइक कर देती हैं। और 13 टैंकर्स अभी तक ईरान आग लगा चुका है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। फिर उसके अलावा अगर हम तीसरी लेयर देखें तो ईरान की मिनी सबमरीन्स बहुत खतरनाक है। ईरान की मिनी सबमरीन्स क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये बनी ही शैलो वाटर्स के लिए हैं। जो शैलो वाटर्स हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के, उनके अंदर उनका वो इतनी छोटी होती हैं कि उनका अकूस्टिक सिग्नल रीड नहीं किया जा सकता। जबकि अमेरिका की जो सबमरीन्स होती हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं और बड़ी होती हैं, तो उनका अकूस्टिक सिग्नल भी देखा जाता है और साथ साथ वो क्रैश भी कर जाती हैं। दो ऐसे वाकयात तो हुए हैं हिस्ट्री के अंदर जहां अमेरिका ने कोशिश की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सबमरीन लाने की, लेकिन वो क्रैश हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर ये भी काम नहीं करता, लेट सपोज यूनाइटेड स्टेट्स हर टैंकर के साथ दो दो डिस्ट्रॉयर भेजता है, जो कि इम्पॉसिबल है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। लेट सपोज अमेरिका जो है ये कर देता है, पूरी नेवी खत्म कर देता है, पूरे रॉकेट्स खत्म कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है, ईरान के पास फिर माइंस हैं जो वो बिछा सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। और अगर ईरान ने माइंस बिछा दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, तो आपको पता है कि फिर माइंस के साथ क्या डिस्ट्रक्शन होगी उन टैंकरों की जो जा रहे होंगे।
तो इसीलिए आपको नजर आता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया हुआ है। जो शिप्स ईरान चाहता है जाएं वो शिप्स जाती हैं, जो शिप्स ईरान नहीं चाहता जाएं वो नहीं जाती। ठीक तो है। आप देखें मैं एक खबर इसके देख अंदर रहा जंग जो, था, आई डोंट जी नो जी, कि ये वेरीफाइड है या नहीं, कि ईरान की तरफ से ये पेशकश की गई है कि जो जो ममालिक अपने मुल्क से अमेरिकन अड्डे जो है वो खत्म करेंगे तो उनके जहाज गुजर सकते हैं। इज इट? यस यस यस, बिल्कुल सच है ये। बोला आप अमेरिका और इसराइल के एम्बेसडर को निकालें और हम आपको रास्ता दे देते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, इसका मतलब कि कंट्रोल फुली स्टेट ऑफ हॉर्मस का आ गया है ईरान के पास। और कुल देखें, ये वक्त ही बताएगा। मैं जैसे कि पहले अभी बातें हो रही है ना, फ्रांस भी भेज रहा है, कोई कैरियर भेज रहा है। अमेरिका के तो ऑलरेडी 3 कैरियर पता नहीं कहाँ हैं। बगैर भाई मुझे भी बता दें कहाँ है उनकी लोकेशन। हमें तो ईरान में बैठ के तो किसी को नजर नहीं आ रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कोई इनके जो है वो यूएसएस कैरियर्स हों। तो बिल्कुल लेके आए, बिस्मिल्लाह करें लेके आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो बातें करते हैं वो ज्यादातर रेटरिक होती है, उसके अंदर सब्सटेंस नहीं होता। अगर अमेरिका ने वाकई में खत्म कर दिया होता नेवी को या इनके एयर एयर जितनी भी डिफेंस है या एयर कैपेबिलिटीज को, तो हमें नजर आता कि अमेरिका की जो टैंकर हैं वो जा रहे होते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। नहीं जा रहे, तो इसका यही मतलब है ना कि अमेरिका इस वक्त शदीद परेशानी में है। वो बार बार कह रहा है कि मुझसे निगोशिएट करेगा, ईरान मुझसे निगोशिएट करना चाहता है, लेकिन यहां से लोग बार बार कहते हैं जी पेट्रोल खुदा का हाफिज। फर्क तो सर मुझे भी पड़ गया, 50 रुपए ज्यादा लीटर के मुझे भी देने यार पड़ देखिए गए। पेट्रोल, मैं कहता हूँ वकार भाई 300 रुपये बढ़ जाए पेट्रोल। मेरा आर्ग्यूमेंट ये 300 रुपये बढ़ जाए, वक्ती तौर पे 300 रुपये बढ़ जाए पेट्रोल। क्या ये कीमत ज्यादा है या ये कॉस्ट या ये खतरा ज्यादा है कि इसराइल बराबर में परमानेंटली आपके बराबर में आके बैठ जाए पाकिस्तान के? क्या चाहेंगे आप नहीं, पाकिस्तान थिंग होने के नाते? इसके जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तक इम्पैक्ट आ गया है। हम ये जी इम्पैक्ट फील कर रहे हैं, तो ये दुनिया भी फील जी, कर रही है, और ये पूरी दुनिया में जा रहा है। एब्सोल्युटली, और ये बिल्कुल। अब देखना यह है कि ये कितना अरसा कायम रहेगा, क्योंकि जंग तो इस चीज की है कि ये कायम रहेगा या नहीं रहेगा। मैं आपको मजे की एक बात बताऊं, ईरान का जो रियाल है ना, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। उसकी वैल्यू बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली, और इन्फ्लेशन भी ईरान के अंदर कम हो रही है। और ईरान के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का भी इशू नहीं है। पेट्रोल यहाँ पे, अगर वो जो 4 रुपए लीटर जो ईरानियों को मिलता है कार्ड पे, उसको अगर हटा दें तो 8 रुपए लीटर पेट्रोल है यहाँ पे ईरान के अंदर। तो बिस्मिल्लाह करें, यहाँ ईरान से लें, बेहतरीन आपको ऑयल मिलेगा। वैसे ही हब तक जाता है और इंटीरियर सिंध तक जाता है। तो ऑफिशियली ले लें, अनऑफिशियली कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। तो ले लें, बेहतरीन मौका। चाइना भी ले रहा है, रशिया तो खैर अपनी ऑयल की उसकी है। हमनाई साहब के साहबजादे मुश्तबा जी, हमनाई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। अगेन एक आर्गुमेंट आता है कि जी ये तो मौरूसियत हो गई। देखें बिल्कुल सही बात है, लोगों को लगता है कि मौरूसियत है, लेकिन यहाँ पे जो ईरान के अंदर सिस्टम है उस तरीके से काम नहीं करता। और अगर मौरूसियत ही होती, वकार भाई आप मुझे बताएं, तो पहले ही दिन जब आयतुल्ला खामनाई की शहादत हुई तो पहले ही दिन बोल देते कि मुस्तफा खामनाई जो है वो सुप्रीम लीडर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि खुबरगान को लेके आना था, उनसे वोटिंग करानी थी। अभी आपको बीच में याद होगा कि खुबरगान की मीटिंग्स के ऊपर जो है वो हमले करने की कोशिश की गई। कुंभ के अंदर जो उनकी पूरी बिल्डिंग है उसको तबाह करने, तो उसको पूरा तबाह कर दिया। और मुसलसल हमले जो है वो खबरगान के ऑफिस के ऊपर और लोगों के ऊपर किए जा रहे थे। फिर भी आपने देखा कि 8 दिन तक विदाउट एनी सुप्रीम लीडर ईरान ना सिर्फ चला, उसने स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन भी दी। एंड एट द सेम टाइम कोई किसी तरीके का कू यहाँ पे नहीं हुआ कि आईआरजीसी कंट्रोल करती है तो जी कू करा लेते। या कू नहीं हुआ तो कोई मॉडरेट पॉलिटिशियन को सामने लेके आ जाए, खातमी और रूहानी जैसे, उनको बिठा दें आके। तो आयतुल्ला अली खामनाई के बाद आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई को जो लाने का जो पूरा प्रोसेस है वो जो हुआ, और 3 घंटे पहले, इनके इलेक्शन से 3 घंटे पहले मैंने ट्विटर पे लगा दिया था कि द न्यू सुप्रीम लीडर हैज बीन इलेक्टेड। और मुबशर लुकमान साहब के शो में भी मैंने बता दिया था कि मुश्तबा खामनाई हैज बीन इलेक्टेड। अब देखिए इसके अंदर हो क्या रहा था, मैं आपको बताता हूँ। होता यह है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि एक इलेक्टेड इदारा है, वो किसी रेस के अंदर जो लोग दौड़ रहे होते हैं उसके उनको सिलेक्ट नहीं करता। मतलब नाम नहीं होते पहले से कि मैं खड़ा हो रहा हूं इलेक्शन के अंदर या दूसरा बंदा खड़ा हो रहा है। होता यह है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी खबरगान, खुद से खबरगान के मेंबर्स अपने अपने नाम जो है उनको जो समझ में आ रहा होता है सुप्रीम लीडर बनना चाहिए, वो नाम देते हैं। फिर उसके ऊपर डिबेट्स एंड डिलिब्रेशन होती हैं। अब हुआ क्या? हुआ यह कि आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के ऊपर और खबरगान के ऊपर एक डिसएग्रीमेंट आ गया। क्या डिसएग्रीमेंट आया? डिसएग्रीमेंट यह आया कि खुबरगान ने कहा कि मुश्तबा खामनाई ही सुप्रीम लीडर होंगे, और मुश्तबा खामनाई की तरफ से मना किया गया कि नहीं, मैं सुप्रीम लीडर नहीं बनूंगा। तो वकार भाई, ये वो मैं पहले भी बोलता आ रहा हूं, मुश्तबा खामनाई इज द लाइकली कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि वॉर हीरो है मुश्तबा खामनाई, जिन्होंने 17 साल की उम्र में जंग लड़ी, ईरान इराक वॉर, वीडियोस भी मौजूद हैं उसकी। वो ना सिर्फ मुश्तहिद हैं, और उनकी जो पढ़ाई, उन्होंने 17 साल दरसे खारिज मतलब सीनियर सेमिनरी स्टूडेंट्स को पढ़ाया। ना सिर्फ उनकी दीनी उम्र के ऊपर जो है वो चीजें कंप्लीट हैं, बल्कि एट द सेम टाइम
पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अगर किसी बंदे के पास है पूरे ईरान के अंदर जो सफाइस करता है सुप्रीम लीडर की पोजीशन लेने के लिए, वो मुश्तबा खामनाई का है। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं तो मुश्तबा खामनाई ने ना सिर्फ दीनी चीजों के अंदर पढ़ाई की है, बल्कि उनकी एक्सपर्टीज किस किस चीज के अंदर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर स्पेशलाइजेशन है, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक के अंदर स्पेशलाइजेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन है, जिसकी वजह से उनका मेरिट होल्ड करता है, वो है रेजिस्टेंस इकोनॉमी। रेजिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब ये है कि जंग के दौरान, वॉर टाइम के दौरान या क्राइसिस के दौरान किस तरीके से इकोनॉमी को चलाना चाहिए। तो अगर हम ये पर्दा हटा दें इस चीज से कि वो बेटे हैं या जो भी हैं, अगर हम इस चीज को हटा दें और न्यूट्रल लेवल से देखें कि कौन सबसे ज्यादा काबिल बंदा है जो लीड कर सकता है, तो वो मुश्तबा खामनाई है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, खुबरगान के अलावा काफी सारे ऐसे लोग हैं नॉर्मल लोगों में जो शायद खिलाफ थे मुश्तबा खामनाई के, कि नहीं इनको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट देने के बाद कि मुश्तबा खामनाई नहीं आने चाहिए, लोगों ने जिद में सपोर्ट किया है, काफी लोगों ने, कि ये कह रहा है कि नहीं आएंगे, अभी लाके दिखाते हैं कैसे आएंगे। तो वकार भाई, इसके अंदर कोई मोनार्कल एलिमेंट नहीं है। मोनार्की क्या बंदा वो बेचारा देगा जिसकी बीवी बच्चा, जिसका बाप, जिसकी पूरी खामनाई का जो नाम है वो पूरा जब खत्म हो गया, तो मोनार्की किस बात की यार। अंडरस्टैंड। लास्टली सर मुझे ये बता दें, कैपेबिलिटी पे बात कर ली, सुप्रीम लीडर पे भी, जंग कब तक चल सकती है ये भी, कंक्लूड कैसे हो सकती है? आपको कंक्लूड होती हुई चीजें नजर आ रही हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो इसने बंद तो होना है एक दिन। ये कैसे बंद होती हुई नजर आ रही है? खत्म होती हुई चीजें नॉर्मल होती हुई कैसे नजर आ रही हैं आपको? देखें, अमेरिका के लिए इस वक्त सीरियस डिलेमा है। उनके इंटरसेप्टर्स गिराए जा चुके हैं। 4 थार्ड इंटरसेप्टर्स की जो सिस्टम्स हैं, वो जॉर्डन के अंदर, यूएई के अंदर और डिफरेंट इलाकों के अंदर जो है वो ईरान ने खत्म कर दी है। ये प्रूफ भी आ चुका है, सैटेलाइट इमेजरी भी आ चुकी है, मैं शेयर कर सकता हूं आपके साथ। और उन्होंने खुद भी कबूल कर लिया है कि थर्ड के सिस्टम जो है उनको हिट किया है। तो उनके पास सरवाइव करने की एबिलिटी जो है ना वो बहुत कम हो रही है, क्योंकि इस वक्त आप अगर देखें तो इंटरसेप्टर्स की प्रोडक्शन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से होती है, और जो कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट जो वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इन सारे चीजों को हटा भी दें तो यूनाइटेड स्टेट्स को ना सिर्फ इसराइल को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि उसको मिडिल ईस्ट के अंदर जो उसके बेसेस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। और अब अरब ममालिक और इसराइल के बीच में एक मसला आ गया है, एक पंगा आ गया है अमेरिका के साथ, कि भाई आप उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो जो जब तक चलेगी जंग, वो इस बात पर डिपेंडेंट रहेगी कि कौन कितना ज्यादा सरवाइव करने की एबिलिटी रखता है। और मुझे लगता है कि अमेरिका कुछ दिनों में बोलेगा कि हम जीत गए हैं, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं, हम अब यहां से जा रहे हैं। ये मेरी फीलिंग है, और यही वकार भाई, यही क्लोजर है इस जंग का जो वो कर सकते हैं कि अपने बोरिया बिस्तर बांधे और ले जाएं। वरना क्या होगा? वरना अगर इनको लड़ना है, क्योंकि ये इज्जत तो खराब हो चुकी है इनकी, सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो गारंटी थी वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो अब ये भी हो सकता है कि अगर ये डिसाइड ना किया और कोई पागलपने वाला फैसला जैसे पहले किया था इन्होंने, आयतुल्ला खामनाई को जो सोच रहे थे कि रिजीम चेंज करवाएंगे, हम प्रोटेस्टर बाहर लेके आएंगे, तो हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन यूज करे इसराइल। ये भी हो सकता है। मैं बड़ा, मुझे इस चीज पे मैं अपनी राय दे रहा हूं कि क्योंकि देखिए, ये इनके लिए ट्रूप्स तो भेज नहीं सकते ना, ये ट्रूप्स ऑन ग्राउंड तो भेजेंगे नहीं। और अब अगर इन्होंने छोड़ दिया ईरान को, तो ईरान और ज्यादा मजबूत पोजीशन में बाहर आएगा कि देखो इतनी बड़ी सुपर पावर की इन्होंने कैसी फेटी लगाई। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि इसराइल जो है वो इस ये गिरी हुई हरकत जो है वो करने की कोशिश करे, हो सकता है। ठीक। और इसका तो सर अगर ये हो जाती है तो फिर दुनिया में एक एक नया फेज जंग का शुरू हो जाएगा। फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 है या फिर खत्म है ईरान, अगर न्यूक्लियर। सर कहाँ परवाह की कभी, कभी कहाँ परवाह की अमेरिका या इसराइल ने किसी भी चीज की? हिरोशिमा नागासाकी में इन्होंने बम गिराया है ना, आपने देखा। तो इनको परवाह नहीं है इस चीज की। और थर्ड वर्ल्ड वॉर कहाँ, अभी तो ईरान अकेला लड़ रहा है ना, आप देख रहे हैं कि रशिया और चाइना का बहरहाल इनडायरेक्ट सपोर्ट नहीं, हो सकता अगर है, अगर लेकिन न्यूक्लियर अटैक सीरियसली होता है तो वो सिर्फ ईरान पे नहीं होगा ना। अगर ईरान पे भी होता है सिर्फ, तो वो तो ईरान के आसपास के जितने भी ममालिक हैं वो तो इम्पैक्ट तो वहां पहुंचेगा उसका। बिल्कुल रेडिएशन उसमें होगी, अनफॉर्चुनेटली रेडिएशन होगी, और मजम्मतें भी नजर आएंगी हमें, कॉन्डेमनेशन नजर आएंगी, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। कोई अगर अभी तक देखे ना, कोई अगर अमेरिका की जो बदमाशी है उसके खिलाफ अगर खड़ा होना होता, तो अभी मौका है ना खड़ा होने का। एग्जैक्टली। और लोग देखें, टेस्ट ऑफ टाइम ये है वकार भाई, टेस्ट ऑफ टाइम ये है कि आपका साथ देना किसी के साथ आसान होता है अगर आपके ऊपर कोई नुकसान नहीं हो रहा। असल आपका साथ देना काउंट कहां करता है कि आप वाकई में साथ हैं, जब आपके ऊपर प्रेशर आ रहा हो, आपके ऊपर नुकसान आ रहा हो, आपको आपको जो है वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में रखा जा रहा हो, तब काउंट करता है कि आप किसी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते।